आदमी जो है वो क्रांतिकारियों को पैदा करती रहती है। हम भी उनमें से एक हैं। बलहारा जी भी हैं, कोठारी जी हैं, वकील साहब हैं, स्मार्ट हैं, नाम मेरे को इनका ध्यान नहीं है। बाकी चरूरी जी उम्र के हिसाब से हमसे ज़्यादा बड़े क्रांतिवीर हैं। मेरा यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मुझे 2 दिन पहले खबर लगी कि यहाँ पर जो देश में संसाधनों को लेकर जो चर्चा है उस पर यहाँ पर कुछ बातचीत होगी। तो 1-2 लोग हम पार्टी से आ रहे थे, साथ में आए। तो बलहारा जी को तो मैं 2-3 महीने से जानता हूँ, इनके मैंने वीडियो देखे यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। मैंने कि चलो कोई तो है जो मैदान में डटा हुआ है के खिलाफ, क्योंकि आज देश में जितनी भी समस्या है हर आदमी उस पर बात कर रहा है और हम चाहते हैं कि कुछ हो, लेकिन हमारे पास पावर क्या है? कहते हैं पैसा और पावर। अगर गलत आदमी पे होगा तो उसका गलत उपयोग करेगा और सही आदमी पे होगा तो उसका सही उपयोग करेगा। ये तो वही बात है आज की डेट में, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा। मैं भी मोदी जी को भगवान मानता था। आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं पिछले 25 साल आरएसएस में रहा हूं और शायद अमित शाह से भी बड़ा कट्टर भक्त होऊंगा मैं मोदी का। लेकिन जो देश में माहौल चला ना 2-3 साल में, हमने एक चीज़ देखी कि इनकी जो बातें हैं सिर्फ वंदे मातरम, भारत माता की जय, सिर्फ अपने देशवासियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। अपने जो भारत की जनता है ना, इतनी भावुक है, मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर है कि कोई भी आता है जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, जय श्री राम, इतना बोलता है ना, हम उसके फैन हो जाते हैं। हम नहीं देखते कि क्या है आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में। अगर आपको हीरो बनना है, सिंपल से एक लॉजिक है, मुस्लिमों को गाली देना शुरू कर दो, ठीक है ना, तो आपको ये हिट कर देंगे। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात। जैसे उन्होंने भाई साहब ने याद दिला दिया कि 5 मिनट का समय दिया है। ईवीएम को लेकर बात ऐसा है, मैं दिल्ली में 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। 2019 में एमपी इलेक्शन मनोज तिवारी, शीला दीक्षित के सामने राइट टू रिकॉल पार्टी से, और 2020 में केजरीवाल के सामने। तो उस समय हमने एक स्लोगन दिया, एमएनसी के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस का हाथ है, और कुछ लोग कहते हैं इसमें केजरीवाल का हाथ है। मैं कहता हूँ कि इन तीनों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि ये गुलाम है। गुलाम का काम होता है जो ऊपर से निर्देश हो वो करो। इनके आका कौन है, उनके बारे में आपको बलहारा जी, तरुण कोठारी जी और भी कई लोग अपने वक्तव्य में आपको सूचित कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो अपने देश की जो संस्था है सबसे बड़ी, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, ये सबसे बड़े इसको रैकेट को मैनिपुलेट करते हैं। रही बात, अब कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल की सरकार बनी उस समय पूरा घोटाला हुआ था, क्योंकि जो शाहीन बाग का मुद्दा था, अमित शाह ने एक बात कही थी कि बटन यहाँ दबाओ, असर वहाँ होगा। उस हिसाब से जो माहौल था वो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनना तय थी, और मनोज तिवारी भी कह रहा था कि 44 से 45 सीट हमारे को मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जहाँ मैं रहता हूँ गोंडा विधानसभा में, वहाँ के विधायक को 80-90 हज़ार वोट मिले, जो कि संभव नहीं था। और ईवीएम की जो मैं 3-4 कमी आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने जब ईवीएम को वोट दिया होगा, देखा होगा कि उसके आगे कांचा काला शीशा लगा होता है। जब हम वोट देते हैं तो लाइट जलती है, उसके बाद लाइट बंद हो जाती है, आदमी वोट दे के निकल जाता है। मान लो आपने कांग्रेस को वोट दिया या बीजेपी को, और आप आगे निकल गए, दोबारा आप वोट देते हो तो वही पर्ची उसमें रहती है और लोग सोचते हैं कि हमने वोट दिया है। तो हमारी जो ईवीएम, जो कहते हैं ना, हमें ईवीएम से डर नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट करें। उसके लिए काले शीशे को हटाकर ट्रांसपेरेंट शीशा किया जाए। दूसरी बात, जो उसके अंदर लाइट जलती है वो लाइट कंटिन्यू जलती रहे जब तक वोटिंग होती रहे। तीसरा पॉइंट ये, जो उसमें स्लिप निकलती है उस पर फ्रंट बैक लिखा होना चाहिए, क्योंकि मान लो आपने बीजेपी को वोट दिया या किसी कांग्रेस को या आम आदमी को या किसी XYZ किसी को भी, कल को वो पर्ची निकल के आती है तो हो सकता है आपने जिसको वोट दिया है वो वोट पीछे पर्ची पे स्लिप हो जाए, क्योंकि आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो स्याही होती है वो कुछ समय बाद गायब हो जाती है पेपर में से। तो आज सरकार और प्रशासन से हम जीत नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कानून है, सब चीज़ है, और देश हमेशा कानून बनाकर ही लूटा जाता है। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि गुरुकुल जो है ये इलीगल है, जो चलाएगा, जो इनको सपोर्ट करेगा वो इलीगल हो जाएगा, उसको जेल में डाल देंगे। तो अपने देश की जो गुरुकुल परंपरा थी जो भ्रष्ट हो गई, और आज अपने देश में हमारे को जो लूटा जा रहा है वो कानून के माध्यम से ही लूटा जा रहा है। तो अगर देश को बचाना है तो हमें देश में ऐसे कानून लाने पड़ेंगे जिससे हमारा देश बचे। और इन कानूनों के लिए केवल देश में एक ही पार्टी है, राइट टू रिकॉल पार्टी, जो इन कानूनों को लागू करने के लिए हम काम करते हैं। ये हमारी वोट वापसी पासबुक है इस तरीके की। वोट वापसी पासबुक आने पर क्या होगा कि इसकी जो सत्ता है, जो कहते हैं ना, जिसके हाथ में ताकत है उसकी चलेगी। अगर आपके हाथ में पावर है तो आपकी चलेगी, और जिसको आपने चुना उसके हाथ में पावर है तो उसकी चलेगी।
तो ये पावर जो है आम जनता को देगी, और जनता पे पावर होगी तो कोई भी गलत नेता या अधिकारी उसका शोषण नहीं कर पाएगा। तो मेरी इतनी सी मांग है, जितने भी लोग समस्या तो हैं, समाधान हमारे पास है, इसलिए हम कहते हैं राइट टू रिकॉल, सॉल्यूशन फॉर ऑल। भारत माता की जय। साथियों को विचार लेने थे, हम तो यहाँ मेज़बान हैं, तो हम तो सुन करके जो भी कंक्लूजन निकलेगा उस पर ही हमने अमल करना है। बाकी फिर भी अब आपने बुला ही लिया है तो मेरा तो थोड़ा बिल्कुल छोटा है। यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्या है, ये कह लें समस्या तो बहुत सी आई है, हर आदमी ने अलग ही समस्या बताई है। कोई बैंकिंग सिस्टम में बता रहा है, कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बता रहा है, कोई कुछ, सबकी अलग अलग एक से एक बड़ी समस्या खड़ी है। लेकिन सॉल्यूशन जो चाहिए उस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई। वही अभी बहन जी कह के गई है, सॉल्यूशन सबसे ज़रूरी है। समस्याएं तो अनेक हैं, उसका हल होना चाहिए। हल पे अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज नया नहीं आया, बहुत पुराना है, कई साल से है, और ये तो अगर सही पूछे तो 91 से चल रहा है, तो ये आज से कोई नया तो है नहीं। लेकिन इसमें कितने एपिसोड बीच में आ लिए और सारी सरकारें भी आ ली, लेकिन इसका सॉल्यूशन अब तक भी नहीं है। बढ़ता चलेगा, जो कहते हैं ना, इलाज किया, जो बीमारी बढ़ती चली गई। हम इलाज पे लगे रहे, इसको रोक ले, इसको रोक ले, जितना एक रोक के 4 खड़े हो गए, 4 रोक के तो 8 प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो कहने का मतलब यह भी समस्या का हल खोजना चाहिए, और समस्या का हल एक ही है, वो है जागरूक। तो आपने कर लिया, अब तो लड़ाई है सीधी। ये 20 साल में 30 साल में पता लग गया सब लोगों को। आज ये नौबत आ गई, रोटी खाने तक के लाले पड़ गए लोगों को। ये नहीं है भी अब लोगों को पता नहीं है समस्या क्या है। समस्या तो हर आदमी तोड़ी जा रही है, छोटे से लेकर बड़े तक, नौजवान से लेकर बूढ़े तक। नौजवान को पता है रोजगार नहीं है, बूढ़े को पता है भी रोटी नहीं मिलेगी शाम को। लेकिन इसका हल क्या है? जितना हल खोजते गए उतना ही हम नीचे चल जाते हैं। आज तक इसका हल नहीं मिला। अब ये कोई एक एक पॉइंट को लेकर के हम जो बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत से पॉइंट हैं। मेन है लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, चाहे वो वैक्सीन है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो स्ट्रक्चर कोई भी है, लेकिन मेन है लड़ाई। लड़ाई अगर लड़ सकते हैं तो कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए जिससे जो अब आंदोलन खड़ा हुआ था, मैं नहीं मानता कि इतनी जल्दी आंदोलन खड़ा हो सकता है, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि आंदोलन इससे भी बड़ा खड़ा हो सकता है जो अभी लड़के आई। हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं देश के अंदर। तो साथियों, हम तो इतना ही कहते हैं कि आपके पड़ोस में देख लो, श्रीलंका में वही पॉलिसी थी, सेम, कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पॉलिसी थी। और आज किस कगार पे है? आज वहाँ रेवोल्यूशन है। यहाँ भी अगर समस्या कोई आप इतना बड़ा रेवोल्यूशन ना होने पाए, जनता इतनी जागरूक आ जाए और इसको वैसे ही अपने आप को, सबसे बड़ी बात जो निकल के आई यहाँ देश में, ये आई कि कंपनियों ने राज कर लिया, कंपनियों ने राज कर लिया सबका। भाई कंपनियों ने राज कर लिया, किसने कराया? हमने ही तो कराया, वो हमने ही तो कराया। कंपनियों को छूट किसने दी? अपने आप तो कंपनी नहीं आ सकती ना। हमने कैसे दी? हमने उन लोगों को वोट पाई जो उसके समर्थक थे, जो उनके समर्थक थे उनको वोट डाली। तो दोष किसका है? फिर कहते हैं कंपनियों ने कब्जा कर लिया। कब्जा तो हम खुद करा रहे हैं और वहाँ तक हम जा भी नहीं रहे। फिर कहते हैं कंपनियों का, उनके खिलाफ बोलो, कंपनियों के। अरे कंपनियों के खिलाफ तो बोल रहे हैं, कंपनियों के खिलाफ बोल करके ये तो बताइए, कंपनी हम खुद ले आ रहे हैं। फिर पता है कोई 30 साल हो गए, 30 साल में कंपनी आ नहीं रही, और 30 साल में आते आते आज तो ये हो गया कि पूरा ही कब्जा हो गया उनका, सारी सरकारें आ रही। तो साथियों, मैं देखूंगा कंपनी का नहीं, जहाँ से जब तक सरकार की परमिशन नहीं मिलती, सरकार इजाज़त नहीं देती वो काम करने के लिए, कोई भी कंपनी यहाँ काम नहीं कर सकती। अब ये कहते हैं वैक्सीनेशन की बात, अगर यहाँ हमारे देश की सरकार इसको परमिशन, घूम रहे हैं सब कि ये कर दो, वो कर दो। अरे जो करना है सही तो वो है जहाँ आपने करना है, और उसी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए आप लोगों को। लेकिन वहाँ तो हम जिक्र भी नहीं करते उसका, तो हमने आज तक अभी मेरे ख्याल में कहीं कोई किया भी नहीं। तो साथियों, सही इलाज तो वही है। कहता सरकारें नहीं, सरकारें हैं वही परमिशन देती हैं। आज सरकार कह दे हमने ऑर्डर कर दे, कंपनी क्या करेगी? ज़बरदस्ती कर लेगी। जनता पे ज़बरदस्ती कंपनी नहीं कर सकती, सरकार के थ्रू ही आपको गुलाम बनाया जाता है। मानसिक गुलामी उस सरकार के थ्रू आती है, सीधा कंपनी आपको गुलाम नहीं बना सकती।
तो गुलामी बनाने का तरीका सरकार का है, और सरकार हम ढूंढते हैं, फिर दोष दूसरे को दे रहे हैं। किसी दूसरे प्रकार से हमारा बिखराव होता रहा, बार बार आंदोलन लड़ा और बिखराव हो गया, वो कैसे समझे? साथियों, इस देश की परंपरा है, ये देश बहुत पुराने समय से इसी प्रकार लूटता पिटता रहा। एक बार इस देश की ऐसी ऊंची हवा थी कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम गूंजा करता था। लेकिन महाभारत के बाद जिस प्रकार से हमारा अलग अलग विचारधारा, अलग अलग हमारी फूट पड़ती चली गई, उसकी एक ऐसी आदत सी बन गई कि आज तक आप उसको सहन कर रहे हैं। हमारे ऊपर वो उसी प्रकार की छाया पड़ी हुई है। अंग्रेज़ों ने बाद में हमारे पर राज किया, उससे पहले मुसलमानों ने भी हमारे पे राज किया बहुत भारी। उनका भी तरीका वही था और अंग्रेज़ों का तरीका उससे भी अलग था। सबसे पहले जब मुसलमानों ने यहाँ आकर के हमारे ऊपर जो राज किया, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से इस देश के ऊपर राज किया जा सकता है, वही आज की व्यवस्था है जैसी पहले थी। उन्होंने सबसे पहले अटैक किया हमारे इतिहास के ऊपर। हमारे इतिहास की जितनी भी पुस्तकें थी, जितना हमारा कर्म, जितने हमारे राजाओं की, उनकी वीरताओं की गाथाएं थी, उनको नष्ट किया। जिस देश की वीर गाथाएं, जिस देश का इतिहास खत्म हो जाता है ना, वो देश हमेशा हमेशा के लिए सरातल की ओर चला जाता है। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी उसी नीति पे काम किया और उनकी नीति एक बिल्कुल अलग थी कि दो भाइयों में फूट घेरो और राज को किसी तरह अच्छी तरह से चलाओ। उन्होंने बरादरियों में, धर्मों में और आपस में जो बड़े बड़े ठोड़े थे, उनमें भी उन्होंने फूट गिरने का काम किया और 200 साल तक इस हिंदुस्तान पे राज किया। आज उन्हीं के बच्चे, वो सफ़ेद होते थे, ये काले हैं। ये अंदर से भी काले और बाहर से भी काले हैं। वही तरीका इन्होंने अपना लिया कि इस देश के अंदर यदि राज करना है तो क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से हम करेंगे। वो तरीका इनका है कि धर्मों में बांट दो, वर्गों में बांट दो, किसान नॉन किसान में बांट दो, व्यापारी और किसान की लड़ाई करा दो। तो ये तरीका अभी चल रहा है हमारे बीच। तो मैं तो सभी भाइयों से एक प्रार्थना करूंगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सभी कहते हैं कि वो सुधर जाए, ये सुधर जाए। जब बात बनेगी, पहली बात है कि हम सुधरेंगे तो तुम भी सुधरोगे। यदि आप सुधरोगे तो हम सब सुधरेंगे। मतलब अपने आप को ही सुधारना होगा। अब मैं अपने किसान आंदोलन की थोड़ी सी बात आपके बीच में रख दूं कि हमारा ये किसान आंदोलन 73 साल के बाद लगातार हमारा छोटा छोटे ग्रुपों में लड़ाई चलती रही, आंदोलन चलते रहे, वापस हुई, आपने ही उसे लिया। लेकिन साथियों, अब फिर हमारा कुछ वैसे ही हाल होता जा रहा है कि हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से लड़ना शुरू कर दिया। तो मैं तो अपने सभी भाइयों से, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी संगठन हो, चाहे मजदूरों का हो, स्कूल के बच्चों का हो, टीचरों का हो, कर्मचारी, अधिकारी या किसान, किसी वर्ग का भी कोई भी आंदोलन हो, जब तक आप एक हो करके, एक जगह पे आकर के लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कामयाब नहीं होगे और एक एक करके इसी प्रकार पिटते रहोगे। आपको एक एक करके देखेगा ये सब। राजनीति की बात में जो बात है, राजनीति एक अलग दिशा है भाइयों। उसके लिए हमने विंग अलग से एक तैयार रखना चाहिए। लेकिन जो लड़ाई लड़ने वाले घोड़े हैं, वो लड़ाई में ही तैयार रहने चाहिए। उनकी हमेशा लड़ाई चलती रहनी चाहिए।
बुराई नहीं है कोई राजनीति करना, क्योंकि राजनीति में हमारे में से ही जाते हैं। राजनीति जो लोग करते हैं यहाँ से जाकर के दूसरों के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, वो पैसे के लालच में आकर के हमारे नहीं रहते, फिर वो दूसरों के बन जाते हैं, वो व्यापारियों के बन जाते हैं, बड़े बड़े सेठों के बन जाते हैं। लेकिन जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे तब तक हम मतलब किसान के या आम वर्ग के आदमी बने रहेंगे। हमारे बीच से जाने के बाद हम दूसरे के बन जाएंगे, चाहे हम किसी को भी बनाकर क्यों ना बेच दें। ये आपने देखना होगा कि जो लड़ाई के घोड़े हैं, जो अपना आंदोलन करने वाले, वो आंदोलन करते रहें, अपने विंग बुला लो, कोई दिक्कत नहीं हमें कि एक विंग हमारा भी चलेगा, हम उनको सहयोग करेंगे। क्यों, अच्छा आदमी होगा तो उससे अच्छे का तो साथ देंगे हम सब। तो मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि जितने भी छोटे छोटे विंग हैं वो सारे एकजुट हो जाओ, एक जगह आ जाओ, फिर अपनी जो लड़ाई आप लड़ना चाहे उसमें सफल होंगे। धन्यवाद सभी का। लो सर।